कहेंगे? सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसको कि नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र। जिसका पहला अध्याय क्या है? हमारा समाज विविधता से भरा। हमारा समाज विविधता से भरा, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, है ना? उनमें भिन्नता किस प्रकार से होती है, इसी को हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। क्या बोलता है? हम जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन, खान पीन, पर्व त्योहार, भाषा बोली अलग होती है। उन सबों का क्या होता है? रहने सहने का ढंग होता है, अलग अलग होता है। खाना पीना भी सबका अलग होता है। पर्व त्योहार भी अलग तरह के लोग मनाते हैं। और भाषा बोली, बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारा भाषा और बोली भी बोला जाता है, जो हर तरह मतलब अलग अलग होता है। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफी विविधताओं से भरा है। इस बात में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास का जो समाज है, वो सामाजिक जीवन जो है, वो काफी विविधताओं से भरा हुआ है। और इस बात में हम लोग उसी को जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? हमारे देश में जो विभिन्नताएं मौजूद हैं, उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। क्या बोल रहा है? हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, उसके आसपास, हमारे आसपास में अगल बगल में किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। परिवार समाज की पहली इकाई है। किसी भी समाज में, कोई भी समाज का पहला इकाई क्या होता है? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। जहाँ अच्छी अपने व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और सबसे पहले हमें किसी भी प्रकार का जो ज्ञान मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? हमारे परिवार से ही मिलता है। जो भी आदत हमारे अंदर होता है, वो आदत हो गया, व्यवहार हो गया, ये संस्कार हो गया, ये सारा कुछ हमको अपने परिवार से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा और दिशा तय होती है। परिवार में जो शिक्षा दिया जाता है, परिवार में जो शिक्षा दिया जाता है, अगर अच्छी शिक्षा दिया जाएगा तो हमारा समाज का निर्माण अच्छा होगा। और परिवार में ही अगर शिक्षा गलत दिया जाएगा तो एक गलत समाज का निर्माण होगा वहां पर। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। परिवार के बाद फिर क्या करता है? परिवार के बाद विद्यालय। सबसे पहले तुम लोगों को कौन सिखाता है? तुम्हारे घर के लोग सिखाते हैं। और दूसरे में तुम्हारा विद्यालय में तुमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। यानी कि विद्यालय जो है, परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपना भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय जो है क्या है? अपने आप में एक समाज का छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे बच्चियां अलग अलग परिवेश में आते हैं। विद्यालय में क्या होता है? एक ही धर्म का, एक ही जाति का लोग नहीं आते, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। और सबका परिवेश भी अलग अलग होता है। जिनका रहन सहन, खान पीना, पहनावा अलग होता है। स्कूल में तो तुम लोगों को सबको ही एक जैसा ड्रेस पहनता है, लेकिन अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं तो घर में जाने के बाद क्या करते हैं? उन लोगों का पहनावा भी बदल जाता है, खान पान भी बदल जाता है, अलग होता है। यानी कि विद्यालय जो है क्या है? एक समाज का एक छोटा सा रूप है। विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? नहीं दिखता है। भाई बहन दिखता है तुम्हारे जैसा? नहीं, वो भी अलग दिखता है। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपके तरह दिखते हैं? क्या आपकी पसंद और खान पान उनकी तरह ही है? और तुम्हारा जो खान पान है और जो तुम्हारा पसंद है उसकी तरह है? नहीं, भिन्न है ना। निश्चित रूप से उत्तर न में होगा। उत्तर क्या है? न में। बुक में भी लिखा है नहीं, और तुम लोग भी बोली नहीं। सबका पसंद अलग होता है, रुचि अलग होता है।
यही हमारी विविधता है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। विद्यालय में क्या करते हैं, सब एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। जब तक विद्यालय में तुम लोग रहती है, कौन किस धर्म का है, किस जाति का, कोई मतलब रहता है किसी को? नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। सब एक साथ में खेलता कूदता, सबके लिए एक ही अनुशासन होता है, सबके लिए एक नियम होता है। किसी के लिए ऐसा है कि उसके लिए अलग नियम है, उसके लिए अलग नियम है, इस तरह का कुछ है? नहीं, सबका नियम एक है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य ही अनुशासन है, और शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है अनुशासन। क्या है? अनुशासन। विद्यालय विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाती है। कोई भी विद्यालय जो है विद्यार्थियों को क्या करता है, एक सभ्य नागरिक बनाने में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। और विद्यालय का एक तो सबसे बड़ा क्या है, एक सभ्य समाज बनाने में इसका विद्यालय का योगदान है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना विद्यालय का काम है। और साथ ही विद्यार्थियों के अंदर जो क्षमता है, विद्यार्थी के अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को उभारने का काम, उस क्षमता को बाहर लाने का कार्य किसका है? विद्यालय का है। हम लोग क्या करते हैं, तुम लोगों को पढ़ाते हैं, तुम लोगों के अंदर क्या रुचि है, किस प्रकार की रुचि है, ये सारा कुछ कौन देखता है, किसका ध्यान रखता है? तुम्हारे शिक्षक रखते हैं, है ना? तो बोलते हैं जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता आदि बनता है तो अनंतता उसका लाभ समाज को ही मिलता है। यहाँ से तुम लोग जितना बच्चा बैठा है, यहाँ पढ़ाई कर रहा है, कल के आने वाले दिन में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा या कोई नेता बनेगा, इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ समाज को मिलेगा। किसको मिलेगा? समाज को मिलेगा। तुमको तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ समाज को भी मिलेगा। झारखंड का समाज विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। झारखंड का जो समाज है ये भी बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या पढ़ेंगे? बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। भारत जो है, भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले, हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम लोग जो है भारत देश के निवासी हैं, और भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब जहाँ पे लोगों के मत से, जनता के मत से सरकार चलता है, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है? तो हमारा देश जो है संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या हुआ? डेमोक्रेटिक कंट्री। संसार के सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत की विशिष्टता प्रदान करती है। संसार के प्राय सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ पे रहते हैं। संसार में जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, पूरे संसार में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, और वो सारे धर्मों को मानने वाले तुमको अगर कहीं विश्व में कोई एक देश मिलेगा तो कौन है? भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक क्षेत्र है, आर्थिक स्थिति है, मतलब आर्थिक रूप से हम लोग जिस प्रकार से मजबूत है, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, ये पूरा विश्व में विशिष्टता प्रदान करता है। अब आते हैं बहुरंगी विविधता वाला देश भारत का। पहला विविधता हम लोग जानते हैं क्या? भौगोलिक विविधता। हमारे देश में जो भौगोलिक विविधता है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले जान लो, भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत से घिरी है, और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर।
7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती हैं। मानचित्र एक को देखिए, भारत के पड़ोसी देशों को पहचान कीजिए। हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहीं राजस्थान अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। मेघालय में मानसीन राम को दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। मतलब हमारे देश में क्या है, सब जगह का मौसम भी अलग अलग है। उत्तर भारत में अगर जाएंगे हिमालय क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है, वहीं राजस्थान जब आएंगे तो राजस्थान जो है अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र को माना जाता है, और मेघालय का मानसीन राम स्थल जो है सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। और राजस्थान में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है। हमारे देश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, राजस्थान में, और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में। सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, हिमालय वाले क्षेत्रों में, है ना। और सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। कहीं कहीं ऊंचे पर्वत है तो कहीं विस्तृत मैदान है, तो कहीं ऊंचे पठार है तो कहीं तटीय क्षेत्र है। कहीं पे क्या है, ऊंचा ऊंचा पर्वत है, कहीं ऊंचा ऊंचा पर्वत है तो कहीं विस्तृत मैदान है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है। कहीं पे ऊंचा ऊंचा पठार है तो कहीं पे क्या है, तटीय क्षेत्र है। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और हमारे देश का जो है हमारे देश में 2 टापू भी है। कौन कौन, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप निकोबार, ये दोनों जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भौगोलिक क्षेत्र में। और सेकंड क्या है, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। पहला क्या विविधता पड़े, भौगोलिक विविधता, दूसरा है धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। दुनिया में जितने धर्म हैं, दुनिया में जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें से 4 प्रमुख धर्म जो है उसका उद्भव कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। वो कौन कौन है, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये 4 धर्म है जिसका कि उद्भव भारत में हुआ है। स्वाभाविक है इन धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते हैं, और चूंकि ये धर्म का जो है सो उद्भव भारत में हुआ है तो इस धर्म को मानने वाले भारत में तो निवास करेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। और इसके अलावा जो इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, पारसी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और इसके अलावा अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं, और इन धर्मों के अंदर भी बहुत सारे पंथ पाए जाते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म बड़ी संख्या में है। हिंदू धर्म में क्या क्या है, शैव है, शाक्त है और वैष्णव धर्म है, जो बड़ी संख्या में लोग पाए जाते हैं। इस्लाम में शिया और सुन्नी में विभक्त है। इस्लाम जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी में, ठीक है। सिख नामधारी और निरंकारी पंथ में, सिख जो है, सिख का भी 2 भाग है, एक नामधारी है और एक निरंकारी है। और जैन धर्म में क्या है, दिगंबर जैन और श्वेतांबर। जैन धर्म को भी मानने वाले 2 भागों में बटे हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तथा बौद्ध जो है, बौद्ध भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक हीनयान है और दूसरा महायान है। बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बटा है, एक हीनयान और दूसरा महायान। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत। हिंदू का धार्मिक ग्रंथ क्या क्या, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ठीक है। कुरान शरीफ इस्लाम धर्मावलंबियों का है, और कुरान शरीफ जो है इस्लाम को मानने वालों का है। बाइबिल ईसाइयों का, और बाइबिल जो है इस्लामी धर्म जो मानते हैं उनके लिए बाइबिल है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का, सिख लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। और आगम सूत्र जैनियों का, जैन धर्म को मानने वाले जो उनका क्या है, आगम सूत्र। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म तथा जैन अवस्थे पारसियों का पवित्र धर्म है। बौद्ध लोगों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक। और जो पारसी मानते हैं उसका क्या है, अवेस्ता। पारसी मानने वालों का अवेस्ता है। देश में अनेक जातियां हैं, हमारे देश में बहुत सारी जातियां, अनेक जातियां हैं। उनकी पूजा पद्धति एवं रीति रिवाज में विभिन्नता पाई जाती है। उसके पूजा पद्धति और रीति रिवाज में भी
भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। एक ही गांव में रहने वाले विविध धर्म और जाति के लोग जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। एक ही गांव में जो लोग रहते हैं उसमें विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं और उनकी जीवन पद्धति क्या होती है, अलग अलग होती है। भारतीय त्योहारों का देश है। भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार तो प्राय समूचे देश में मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस ये सारा त्योहार क्या है, ईद पूरा देश में मनाया जाता है। देश का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं होता है जहाँ पे कि ये त्योहार नहीं मनाया जाता है। इसके अलावा इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहारों की प्रधानता होती है। और इसके अलावा जो है सो विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में क्षेत्रीय त्योहार की प्रमुखता होती है। झारखंड में सरहुल, झारखंड का प्रमुख त्योहार क्या है, सरहुल है, कर्मा है, दशई सोहराय और दुसु पर्व उत्साह से मनाया जाता है। झारखंड का प्रमुख त्योहार क्या है, सरहुल है, कर्मा है, दशई सोहराय और तुसु पर्व उत्साह से मनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडप पूजा की भी परंपरा है। और इसके अलावा झारखंड के कुछ इलाकों में, सभी इलाकों में नहीं, मंडप पूजा किया जाता है। मंडप पूजा का परंपरा है। मंडप पूजा तुम लोग उसमें देखा नहीं? मंडप पूजा मनाया जाता है रामगढ़ जिला में और बोकारो जिला में मनाया जाता है। मंडप पूजा के बारे में थोड़ा तुम लोग को बता देते हैं। मंडप पूजा में देखती है उसका मेला जो लगता है ना, उसमें लोग झूला झूलता है। क्या करता है? झूला झूलता है। और झूला झूलता है किस प्रकार से, अपना चमड़ी में हुक पार कर देता है और उसमें लटक करके झूलता है। चमड़ी में इधर से इधर हुक पार कर देता है। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा, छठ, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा भी किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में नृत्य की विविधता पाई जाती है। विभिन्न समाज में खुशी का इजहार करने के लिए क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और सभी राज्यों में अलग अलग जगह पे नृत्य में भी विविधता पाई जाती है। सब जगह नृत्य करने का जो अंदाज है वो सब जगह अलग अलग होता है। झारखंड में छऊ नृत्य, झारखंड का नृत्य क्या है, छऊ, छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डमकच, झूमर का विशेष महत्व है। ये झारखंड का महत्वपूर्ण नृत्य है। असम में बिहू, असम का बिहू नृत्य, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनी अट्टम, केरल का जो नृत्य है उसको क्या बोलते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो आज यहाँ तक खत्म करते हैं और कल की जो है इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारा समाज विविधता से भरा। इसमें दो प्रकार की विविधता का हम लोग पढ़ चुके थे। पहला क्या था, भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता में हम लोग क्या पढ़े थे, अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु, मौसम, ये सारा कुछ जानकारी लिए थे। और दूसरा पढ़े थे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, और आज क्या जानेंगे, आज जानेंगे खान पान की विविधता। क्या जानेंगे, भारत के विभिन्न प्रदेशों में, क्षेत्रों में खान पान में भी अंतर पाया जाता है। भारत का अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रदेश में खान पान में भी अंतर होता है। सभी भारत के सभी जगह पर एक ही प्रकार के खाद्य भोजन उपलब्ध नहीं है। सब जगह के लोगों का पसंद भी अलग अलग है। सब जगह तरफ अलग अलग खाना खाते हैं। खाद्य पदार्थों की आदत किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। खाद्य पदार्थ का आदत किस पर निर्भर करता है, उस जगह पर जो भोज्य पदार्थ उपलब्ध होता है उसका आदत पर निर्भर करता है। झारखंड में पिट्ठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी और ढकनी रोटी बड़े चाव से खाई जाती है। झारखंड में क्या खाया जाता है, छिलका, बर्रा और ढकनी रोटी। इसमें से कौन सा ऐसा खाना है जो तुम लोग नहीं खाया है? छिलका रोटी खाया है? क्या बोलते हैं, ढकनी? ढकनी रोटी खाया है? वेरी गुड। मलबे की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय भोजन है।
मड़ुआ का रोटी खाया है? खाया है मड़ुआ रोटी? मड़ुआ का रोटी भी झारखंड में बहुत ही लोकप्रिय है। पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, ये झारखंड में था। वही अगर पंजाब में चले जाते हैं तो पंजाब के लोग क्या खाते हैं? सरसों का साग और मकई का रोटी। गुजरात में ढोकला, गुजरात में क्या कहता है? महाराष्ट्र में वड़ा पाव। वड़ा पाव खाया है कोई? कहाँ खाया है? अच्छा, बगोदर में खाया है। बगोदर में मिलता है नहीं? ठीक है। केरल में अवियल, केरल का एक प्रमुख खाना क्या है? अवियल। दक्षिण भारत में डोसा, इडली और सांभर। आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम। नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज। ये मोमोज जो है अभी बाजार में मिलता है ना? यस सर। ये कहाँ का भोजन है? ये नागालैंड और सिक्किम का भोजन है। यस सर। जो भी एकदम चाव से बाजार में जाके खाता है। यस सर। किसी के घर में बनता है? हाँ सर। बनता है? हाँ। वेरी गुड। दिल्ली में तंदूरी चिकन। दिल्ली का खाना क्या है? तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन जो इधर आया है ये दिल्ली का ही खाना है, वहीं से सस्ता फैला है। मोमोज सिक्किम से आया है और नागालैंड से। तथा बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व है। और बंगाल में जाएगा तो क्या खाने मिलेगा? मछली भात वहाँ का विशेष भोजन है। ठीक है। अब आ जाओ भाषाई विविधता। ये तो खाने का विविधता देख लिया, सब जगह अलग अलग खाना है। अब भाषा भी जो है सो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है। भारत एक बहुभाषी देश है। देखो, सबसे पहले झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जान लेते हैं, जो कॉलम में हमारे ऊपर दिया है। हमारे झारखंड राज्य का कौन कौन सा भाषा है? संथाली है, मुंडारी है, कुरकू है, कुड़मारी है, खोरठा है और नागपुरी है। हम लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? हम लोग खोरठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोरठा बोलते हैं। और बीच बीच में जो है ना, हमारे देश का संविधान में संशोधन होते रहता है। तो 92वां बार जब संशोधन हो रहा था संविधान में, उस समय हमारा जो भाषा है संथाली को, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अब आ जाओ भाषा विविधता के बारे में हम क्या बताता है। भारत एक बहुभाषी देश है। क्या है? बहुभाषी देश। बहुभाषी देश का मतलब क्या हुआ कि यहाँ अलग अलग भाषा है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। भारत में क्या होता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में कुल कितने भाषाएं बोली जाती है? 1700 भाषा हमारे देश में बोली जाती है ना? यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं और कुछ राज्य जो है वो भाषा के आधार पर ही बने हुए हैं। कुछ राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। हिंदी को देश की शासकीय भाषा बनाया गया और हिंदी जो है वो देश का शासकीय भाषा बनाया गया। इसके साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी के साथ साथ शासकीय भाषा में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान जो जिसके द्वारा हमारा देश चलता है, उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। हमारे देश में कुल कितने भाषाएं हैं? 1700 भाषा है, लेकिन 22 भाषा को हमारा संविधान मान्यता दिए हुए है। और मान्यता कहाँ दिया है? 22वीं अनुसूची में दिया है। किसमें दिया? 22वीं अनुसूची में दिया है। असमिया, बंगला, बोडो, डोगारी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू, ये सारी भाषाएं जो है हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और प्रत्येक भाषा जो है सो अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। जैसे असमिया भाषा कहाँ बोला जाता है? असमिया भाषा असम में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? असम में। और कोंकणी भाषा बोला जाता है गोवा क्षेत्र में, गोवा और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। मैथिली बिहार में। ठीक है। मलयालम कहाँ का भाषा है? मलयालम केरल का भाषा है। मणिपुरी मणिपुर का भाषा है। समझे? मराठी
मराठी कहाँ का भाषा है? मुंबई, महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का भाषा है। और नेपाली? नेपाल का भाषा है, लेकिन नेपाल तो हमारे देश में नहीं है, लेकिन उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग नेपाली बोलते हैं उनको मान्यता दिया गया है हमारे संविधान में नेपाली भाषा को। ओडिया कहाँ का भाषा है? उड़ीसा का। पंजाबी? संस्कृत को हमारे देश के 8वीं अनुसूची में मान्यता दिया गया है, मतलब कोई विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र में नहीं बोला जाता है, लेकिन ये भारत के सभी क्षेत्रों में संस्कृत जो है भारत के सभी क्षेत्रों में। संथाली? झारखंड। सिंधी उधर सिंध प्रांत में बोला जाता है। तमिलनाडु। तेलुगु? आंध्र प्रदेश। और उर्दू लगभग सभी क्षेत्रों का है। जिस प्रकार से संस्कृत है ना, संस्कृत हिंदी है, उसी प्रकार से उर्दू। ठीक है। अब आ जाओ परिधान विविधता। क्या है परिधान विविधता? परिधान विविधता का मतलब क्या हुआ? हम जो कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र जो पहनते हैं, इसमें भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। मतलब प्रत्येक क्षेत्र में सभी एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना। परिधान की विविधता। देश में लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। देश के लोगों में पहनावे में अंतर पाया जाता है। पुरुषों के परिधान में कुर्ता पैजामा का विशेष महत्व है। पुरुष क्या पहनता है? कुर्ता और पैजामा पहनता है। हालांकि आधुनिक परिधान जैसे पैंट शर्ट कोट एवं टाई का प्रचलन काफी बढ़ चुका है। आजकल जो क्या हो गया है, आधुनिक परिधान काफी हावी हो गया है। कोट पैंट टाई ये सब कुछ हावी हो गया है, इसलिए जो हमारा पारंपरिक वस्त्र है वो कहीं पीछे छूट रहा है, यह छूट गया है। महिलाएं साड़ी तथा ब्लाउज पहनती है। महिलाएं क्या पहनती है? साड़ी ब्लाउज पहनती है। झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पे गमछा रखते हैं। झारखंड में क्या करता है? पुरुष धोती कुर्ता पहनता है और कंधा पर गमछा रखता है। देखिए इस तरह का व्यक्ति बहुत सारा व्यक्ति दिखता है। जो पुराना आदमी, खासतौर से पुराना आदमी को देखेंगे, बूढ़ा लोग को धोती कुर्ता पहनते रहेगा और वो कंधे पे गमछा रख के रखता है ना। हमको देखिए धोती कुर्ता में। हम देखे पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा। अब पंजाब के लोग क्या पहनते हैं? सलवार कमीज पहनता है और दुपट्टा। औरतें, पुरुष लोग दुपट्टा नहीं लेता है, औरतों की बात हो रही है। बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान में और गुजरात में घाघरा चोली। बंगाल में क्या होता है? बंगाली साड़ी पहना जाता है और राजस्थान और गुजरात में क्या पहना जाता है? घाघरा चोली। नाम सुनिए घाघरा चोली। घाघरा चोली और ओढ़नी। जम्मू कश्मीर में फिरन तथा मिजोरम में पुआचेई महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। यानी कि जितने राज्य हैं हमारे देश में, सभी राज्यों का लगभग अलग अलग परिधान है। कहीं की महिलाएं सलवार कमीज पहन रही है, दुपट्टा ले रही है, तो कहीं साड़ी पहन रही है, कहीं घाघरा चोली पहन रही है। यानी कि सब जगह का अलग अलग परिधान है। देखो जम्मू, यहाँ फोटो में तुमको मिजोरम का पारंपरिक परिधान में दिखाया गया है और जम्मू का पारंपरिक परिधान क्या है? पुआंगचेई पहने हुए एक महिला को दिखाया गया, देख लो फोटो में। और जम्मू कश्मीर का परिधान क्या है? फिरन। जम्मू कश्मीर का परिधान क्या है? फिरन। तो जम्मू कश्मीर का एक महिला को फिरन पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है। अब आ जाओ आर्थिक विविधता। क्या है? आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता से आशय अपनी जीविकापार्जन के लिए लोगों के द्वारा अपनाए गए पेशे से है। आर्थिक मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, जहाँ से हमारा भोजन घर परिवार चले, उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था, आर्थिक, है ना। तो होता है आर्थिक विविधता से आशय है जीविकापार्जन के लिए लोगों द्वारा अपनाए गए पेशों से। भारत में विभिन्न लोगों की आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न होती है। भारत के विभिन्न लोगों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जीविका होता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है। हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। इसलिए यहाँ की बड़ी आबादी जो है जो खेती में अपना जीविका यापन करती है। कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि की क्रियाएं भी लोगों के जीविका पार्जन के साधन है।
सबसे मुख्य साधन क्या है यहाँ पे? कृषि है। कृषि के अलावा और क्या कौन से साधन है? पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मछली पालन है, खनन है। खनन मतलब जमीन के अंदर से खनिज लवण निकालना। ये सारी क्रियाएं जीविकोपार्जन के साधन है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। वहीं पर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की भी संख्या नहीं है। जैसे हम लोगों को यहाँ पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। यहाँ से हमको पैसा मिलता है, तब उसी से अपना घर में इसी भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, यानी कि हम यहाँ अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े हुए हैं, वहीं पे कुछ लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। स्वरोजगार मतलब अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं। जैसे बाजार से कुछ सामान लेकर के आए और अपने घर में उसको बेच दिए, उससे क्या हो गया? उससे कुछ उसको इनकम हो गया, जिससे वो अपना जीविकोपार्जन करता है। पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका वनोत्पाद यानी कि जंगल से मिलने वाली वस्तुएं जैसे जंगली फल, जड़ी बूटी, धातु का संग्रह है। और वहीं पे पहाड़ी और वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन लोगों का आजीविका का साधन क्या है? वनोत्पाद मतलब जंगल से उत्पादन होने वाला, जंगल में मिलने वाला सामग्री। जैसे उनमें क्या क्या आता है? जंगली फल आता है, कुछ जड़ी बूटी आता है, या फिर धातु, है ना। धातु को जंगल से तोड़ के लाते हैं और जाकर के बाजार में बेच देते हैं। जंगली फल को बाजार से तोड़ के लाते हैं, जाके बाजार में बेच देते हैं। जड़ी बूटियां लाते हैं जंगल से खोज करके, उसको भी बाजार में बेच देते हैं। तो इस प्रकार से जंगली क्षेत्र में रहने वालों का जीविकोपार्जन किससे होता है? वनोत्पाद से होता है, यानी जंगल में उगने वाले फल फूलों से होता है। इस विषय पर अध्याय 7 में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो है वनोत्पाद के बारे में, इसके बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगा? अध्याय 7 में। फिलहाल अभी आते हैं विविधता में। ये तो थी विविधता, है ना। हमारे देश में प्रत्येक क्षेत्र में हर चीज में विविधता है। कपड़ा पहनने में है, खाने में है, रहन सहन में है, हर चीज में विविधता है। और उसके बाद क्या बोलता है? विविधता में एकता, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता। हमारे देश में भले ही 1000 विविधताएं हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता विद्यमान है। यहाँ पे एकता है। वो भी एकता किस प्रकार से? विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता हमारे देश की पहचान है। हम लोग अभी पूरा ऊपर में पढ़े कि किस प्रकार से हमारा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। और वहीं पे ये हमारे देश की एकता जो है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा ताकत है। हमारे देश का एकता जो है सबसे बड़ा ताकत है और विशेषता है। आजादी की लड़ाई में हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया, और ये एकता जो है आजादी की लड़ाई में हम सबको एक सूत्र में बांधा, तब जो है सब हम लोग एक होकर के अंग्रेजों से लड़े और आजादी को प्राप्त किए थे। ठीक है। उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोगों ने हिस्सा लिया था। आजादी की लड़ाई में क्या कोई ऐसे जाति या धर्म के लोग थे जो उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था? नहीं, सभी जाति और धर्म के लोग आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे, जो कि हमारी एकता को दर्शाता है। ठीक है। चलो, हम भले ही विभिन्न धर्म, जाति या क्षेत्र के हों, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम लोग अलग अलग जाति के हों, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में बने रहते हैं, लेकिन सबसे भारतीयता का यह भाव ही हमारी एकता का मंत्र है। एक ही गांव में विभिन्न धर्म एवं जातियों के लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना करते हैं और समाधान तलाशते हैं। ऐसा होता है कि तुम लोगों के पास कोई समस्या है, तुम्हारे घर में कोई बड़ी समस्या आ गई, तो तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारा आके मदद नहीं करते हैं? होता है ऐसा क्या? नहीं होता है। एक दूसरे के सुख दुख में लोग सम्मिलित होते हैं, और जब कहीं किसी प्रकार की समस्या होती है तो अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग आकर के उसकी मदद करते हैं। और उसमें ये कोई नहीं देखता है कि वो किस जाति है, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, ये सारा कुछ कोई नहीं देखता है। ये सारी चीजें क्या करता है? हमारी एकता को बताता है। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में जोड़े रखता है।
भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद, भाषा का विविधता है, धर्म का विविधता है, जाति का विविधता है, विभिन्न प्रकार की विविधताएं हमारे देश में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मानवता का रिश्ता जो है वो हम सबों को आपस में जोड़े रखता है। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहे। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी अस्थायी वैमनस्य का रूप नहीं लिया और समाज कभी विभाजित नहीं हुआ। हमारे देश में क्या हुआ, सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहे। सांप्रदायिक झगड़ा भी हमारे देश में हुआ है। कभी इन झगड़ों का ने हिंसात्मक टकराव भी ले लिया, हिंसा भी हुई है, धार्मिक झगड़ों में हिंसा भी हुई है, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे के पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी भी वैमनस्य का रूप नहीं लिया और समाज कभी भी विभाजित नहीं हुआ। हमारा समाज फिर कभी से विभाजित भी नहीं हुआ। अमन शांति हमारे देश की बड़ी ताकत है। अमन और शांति हमारे देश का सबसे बड़ा ताकत है, जो इसे विशिष्टता प्रदान करती है। संसार में ऐसे समाज बहुत कम मिलते हैं जहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पूरे विश्व में हमारे देश के जैसा और कोई देश नहीं मिलेगा जहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में विश्व में जितनी जातियां हैं, जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सारे धर्म के मानने वाले लोग हमारे देश में मौजूद हैं। एक यही देश है जहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले यहाँ पे रहते हैं। खुद को उन्नत और सभी समझने वाला यूरोपीय देश, खुद को उन्नत और सभी समझने वाला जो यूरोपीय देश है, वो सामाजिक और सांप्रदायिक सुधारण के उदाहरण बिरले ही मिलता है। यूरोपीय देश अब क्या करता है, वो अपने आप को सबसे विकसित देश क्या है, यूरोपीय देश ही अपने आप को मानता है या फिर है भी, लेकिन वहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बिरले ही मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। धार्मिक एवं जातीय व्यवस्था की आग में जल रहे देश प्रेम और शांति की तलाश में, धार्मिक और जातीय व्यवस्था में जितना जल रहा है देश, वो सब देश क्या करता है, प्रेम और शांति की तलाश में है। प्रेम, भाईचारा, शांति और अहिंसा जैसे मूल्यों को आज विश्व के प्राय सभी देश अपनाने के लिए ललायित है। हमारे देश में जैसे जिस प्रकार से प्रेम, भाईचारा और शांति, अहिंसा का मूल्य है, उस प्रकार से आज विश्व के प्राय सभी देश अपनाने के लिए ललायित बैठे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे देश में इसी तरह का भाईचारा हो, अहिंसा का भाव हो और प्रेम का भाव हो, जबकि भारत इन मूल्यों का प्राचीन काल से ही पोषक रहा है। अतः ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। और इन सब मूल्यों का किसका प्रेम, भाईचारा और अहिंसा का प्राचीन काल से ही हमारा देश जो है सो पोषक रहा है। इसलिए इस स्थिति को जो है सो हमारा देश नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियाद पर आधारित है। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियाद पर आधारित है। इन मानव मूल्यों के संविधान को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे और स्वतंत्रता दिवस पर गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन या गायन सभी भारतीयों को एक साथ करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कल क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे और थोड़ा सा गाँव की कहानी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।